गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात किया क्या, कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, हम मैट्रिक सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, जो प्रीफिक्स मैट्रिक सिस्टम है वो देख लिया हमने, सिस्टम ऑफ यूनिट भी हमने देख लिया, ठीक है। एडवांटेजेज ऑफ ऐसा यूनिट भी देख लिया, फिजिकल क्वांटिटी भी देख लिया। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, फंडामेंटल, डिराइव और एक प्लस में और होती है सप्लीमेंट्री, तो टोटल होगी 3। मेन होती है जैसे फंडामेंटल और डिराइव। तो आज हम बात करने वाले हैं पैरालेक्स की। किसकी बात करेंगे? पैरालेक्स की। पैरालेक्स, पैरालेक्स क्या होता है? देखो मैं आपको सिंपल सा एक मेथड बताता हूँ पैरालेक्स समझने का। आप क्या करो, अपनी लेफ्ट आई क्लोज करो और क्या करो, बॉल के ऊपर आपके सामने जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। आप क्या करेंगे, लेफ्ट आई क्लोज करें और राइट आई से अपने मार्कर को इस लाइन के सामने एडजस्ट कर लें, ऐसे, ठीक है, लाइन के सामने ऐसे बिल्कुल। फिर आपको क्या करना है, इस हैंड को नहीं, इसको नहीं हिलाना है, इसको बिल्कुल ऐसे रखना है। राइट से ऑब्जर्व कर रहे और फिर राइट को क्लोज करके लेफ्ट से ऑब्जर्व करेंगे। आपको लगेगा आपका पेन या मार्कर कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। हो रहा है सर? अपने से ट्राई करके देखो। कहीं भी घर पे कोई भी आपका जो बैकग्राउंड है, कोई भी वॉल के सामने, तो किसी पिक्चर के सामने अपना मार्कर ऐसे करो और लेफ्ट आई क्लोज, राइट से देखो। फिर क्या करना है बच्चों, राइट को क्लोज करो, लेफ्ट से देखो, तो ऐसा लगेगा मार्कर या तो पिक्चर के लेफ्ट में हो गया या राइट में हो गया। दिस फेनोमेना इज नोन एज पैरालेक्स। मतलब कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को टू डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जर्व करते हैं, एक बार आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया, एक बार आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया, तो आपको क्या लगा, ये बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में शिफ्ट हो रहा है। यही फेनोमेना क्या कहलाता है? पैरालेक्स। तो पैरालेक्स क्लियर हो गया ना? तो पैरालेक्स क्या हुआ, इट इज दी phenomena of shifting of an object, with respect to background when we see from two different position। आगे बात समझ में, इट इज द फेनोमेना ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड व्हेन वी सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन। मतलब कि बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में शिफ्ट होता है ऑब्जेक्ट, कब? जब उसको टू डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ बैकग्राउंड क्या हुआ, पिक्चर या बोर्ड पे जो लाइन बनाई थी ये बैकग्राउंड हुआ। टू डिफरेंट पोजीशन क्या हुई, लेफ्ट आई और राइट आई, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आपका पेन या मार्कर। तो ये फेनोमेना है पैरालेक्स। समझ में आ गया? तो एक बार हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के लेफ्ट से देखें, एक बार किसी स्टार को अर्थ के राइट से देखें, तो उसकी पोजीशन बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में शिफ्ट होती है। दिस फेनोमेना इज नोन एज पैरालेक्स। तो पैरालेक्स समझ आ गया बेटा? इसी पैरालेक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर एक मेथड है पैरालेक्स मेथड। तो हम उस पैरालेक्स मेथड को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। पैरालेक्स क्लियर हो गया ना? अब आ जाओ बेटा, पैरालेक्स मेथड क्या है। अब मैं बात करने वाला हूँ पैरालेक्स मेथड क्या है। आ रहा है ना मजा? मजा तो आ रहा ही होगा क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स का नाम ही मजा है। पैरालेक्स मेथड किसकी बात करेंगे बच्चों? पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स समझ आ गया? मतलब कि इसी कॉन्सेप्ट पे यूज करेंगे। सबसे पहले समझो पैरालेक्स मेथड क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है आपके जो भी नियर स्टार है,
अर्थ से जो नियर स्टार है उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ नियर स्टार फ्रॉम अर्थ सरफेस। This method is used to determine distance of near star from earth surface. अर्थ सरफेस से किसी भी नियर स्टार का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पैरालैक्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है पैरालैक्स मेथड का। दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ नियर स्टार फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इतना समझ आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर हम अर्थ से बैठे बैठे हमें, अब मुझे ये बताओ, आपके पास इतना बड़ा स्केल है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस देख ले, किसी स्टार का डिस्टेंस देख ले, कोई हमारे पास स्केल हो, कोई फीता हो, कोई और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो, नहीं है ना। अर्थ से बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, स्टार का, प्लेनेट का रेडियस, डिस्टेंस सब कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ कि ये कुछ मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड, मतलब इनमें हमारे पास डायरेक्ट कोई स्केल नहीं होता, कॉन्सेप्ट लगा के कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो क्या करते हैं। ये है बेटा सन, क्या है सन, और सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है अर्थ, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। एक पोजीशन अर्थ का ये होगा, आफ्टर 6 मंथ अर्थ का पोजीशन ये होगा। वैसे कई बच्चे सोच रहे होंगे सर तो किसी फोकस पे होता है, एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं होता, मुझे पता है, लेकिन एवरेज लेंगे तो लगभग वही आ जाता है। तो मैं समझाने के लिए इसे सेंटर पे लेट करके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सन का पोजीशन हो गया और ये आपकी अर्थ की पोजीशन हो गई है। तो आगे आप समझ सकते हैं क्या करना है। तो ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ की पोजीशन है। ठीक है, अब ये बेटा यहाँ पे आपका नियर स्टार होगा। मुझे एक बात बताओ, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप पास के ऑब्जेक्ट को देखो, तो पास का ऑब्जेक्ट आपको लेफ्ट या राइट में दिख सकता है, जैसे वो चेयर मेरे लेफ्ट में है, ये वाली चेयर मेरे राइट में है, या ये स्टूडेंट मेरे फ्रंट में। लेकिन दूर की चीज़ को देखते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइन में ही है। नहीं, पास के ऑब्जेक्ट को आप देखोगे तो आपको लगेगा ये आपके लेफ्ट साइड है, दिस इज योर राइट साइड। बट इन केस ऑफ फार ऑब्जेक्ट आपको लगेगा कि वो आपकी लाइन में ही है। कहीं भी खड़े हो जाओ, कोई दूर की चीज़ देखो तो ऐसा लगेगा वो आपकी लाइन में ही है, लेकिन पास की चीज़ आपको लेफ्ट राइट में दिखती है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ये डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई होगी। ये है जैसे फार स्टार, फार स्टार आपको हमेशा लाइन में ही लगेगा, यहाँ से देखोगे तो भी, यहाँ से देखोगे तो भी। और जो नियर स्टार होगा, ध्यान से समझना बेटा, जो नियर स्टार होगा वो आपको लेफ्ट और राइट में नजर आएगा। इधर से देखने पे राइट में लगेगा, जब अर्थ आफ्टर 6 मंथ अर्थ का पोजीशन ये होगा तो आपको ये ही स्टार लेफ्ट में नजर आएगा। तो पहले हम यहाँ से बात करते हैं। ये तो पता है ना, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। जब अर्थ यहाँ होगा तो नियर स्टार का ये पोजीशन होगा। एक इंस्ट्रूमेंट आते हैं हमारे पास एंगल मेजर करने के, तो फार स्टार और इस लाइन में सपोज करो ये एंगल θ1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, θ1। कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट। ऐसे जब अर्थ यहाँ पे होगा तो फार स्टार तो आपको लाइन में ही नजर आएगा। मैंने बोला ना, फार ऑब्जेक्ट तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइन में है, लेकिन ये अब आपकी लेफ्ट में हो गया, तो ये एंगल θ2, तो ये भी बच्चों कितना एंगल हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। और हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड नियर स्टार। ये फार स्टार है ये, और ये आपका नियर स्टार है, और फार अर्थ और नियर स्टार में डिस्टेंस है सपोज करो d।
अब आपको डी कैलकुलेट करना है। ये इतना फिगर समझ आ गया। पैरेलैक्स मेथड में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, ऑब्जेक्ट को 2 डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जर्व करना है। तो एक बार हमारी पोजीशन यहाँ पे है, एक बार पोजीशन यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट क्या है? नियर स्टार। एक बार ये आपको राइट में नजर आ रहा है, एक बार आपको ये लेफ्ट में नजर आ रहा है बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ऐसा ही होता है। तो आप इसी डायग्राम को बेटा ऐसे कर लें और क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे समझने की कोशिश करें, ये कुछ ऐसा बन गया, ये अर्थ की पोजीशन है, ये अर्थ की पोजीशन है, ये सन की पोजीशन है, ये आपका डी हो गया, ये नियर स्टार हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? नियर स्टार को सेंटर मान के, इस डिस्टेंस डी को रेडियस मान के आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस। You have to draw a circle like this. This is your angle theta. Theta is this. Theta 1 प्लस में theta 2, और ये आपकी आर्क हो जाएगा। देखो अब आपको लग रहा होगा सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, आर्क तो स्ट्रेट होती नहीं है, मुझे पता है, लेकिन बेटा ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, और कोई सर्कल में जब रेडियस बहुत ज़्यादा हो तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन तो बनता ही है? तो ये लगभग इतना ही है, बहुत स्मॉल है इसके कंपैरिजन में। इसलिए मैंने क्या किया, आपको ऐसे बना दिया। ये कोई भी बड़ा सर्कल होता है तो उसमें कुछ किलोमीटर की तो स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो ये बहुत बड़ा सर्कल है, इसलिए ये जो आर्क का ही काम करेगा। यहाँ जरूर स्ट्रेट लाइन लग रहा है लेकिन ये आर्क ही है। तो यहाँ पे वही प्लेन एंगल का फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। हमारा टारगेट है डी कैलकुलेट करना, तो ध्यान से समझना। प्लेन एंगल क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल का फॉर्मूला बोलो, आर्क अपॉन में रेडियस। एंगल हमारा कितना हो गया? थीटा। आर्क हमारा ये हो गया टोटल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और रेडियस कितना हो गया? डी। हमें डी कैलकुलेट करना है, तो डी हो जाएगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन में थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या पुट कर लेंगे? थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो देखो एंगल जो है वो हम कहाँ से मेजर कर पाएंगे? हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, सेक्सटेंट होता है, ऐसे करके सेक्सटेंट नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे ये एंगल मेजर हो जाएंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू हमारे पास है ही, तो हमारे पास ये डी आ जाएगा। नियर स्टार का अर्थ से डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये है पैरेलैक्स मेथड। अब आप सोच रहे होंगे सर पैरेलैक्स मेथड समझ में आ गया, नियर स्टार का अर्थ से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आता है। ये भी समझ में आ गया कि इसमें हम 2 डिफरेंट पोजीशन से उस नियर स्टार को ऑब्जर्व करेंगे। फिर सिंपल सा फॉर्मूला था प्लेन एंगल का आर्क अपॉन रेडियस, ये भी आप कैलकुलेट कर पाए। ठीक है बेटा। अब आपको डाउट लग रहा होगा बस ये देखो, बहुत बड़ा सर्कल बनाओ, उसमें जो आर्क होगा कुछ देर के लिए तो स्ट्रेट लाइन का फील आएगा। जैसे कई हजार करोड़ किलोमीटर की रेडियस है, तो उस सर्कल में जो आर्क होगी वो भी कई किलोमीटर तक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब ये है कि सर पैरेलैक्स मेथड नियर स्टार के लिए ही क्यों लगाते हैं, फार स्टार के लिए क्यों नहीं? देखो ये जो आपका पैरेलैक्स मेथड है इट इज वैलिड। इसकी एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक भी अब आपको क्लियर हो जाएगी। ड्रॉबैक क्या है बच्चों? इट इज वैलिड अप टू 100 लाइट ईयर। कहाँ तक वैलिड है? 100 लाइट ईयर तक ही वैलिड है। इसका रीजन क्यों है? देखो जब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये एंगल है, अब आप दूर चले गए, एंगल कम हुआ, और दूर चले गए, एंगल और कम हो गया। तो 100 लाइट ईयर तक तो जो एंगल होगा वो ठीक ठाक मेजर हो जाता है, लेकिन 100 लाइट ईयर से बियॉन्ड जाएंगे उसके बाद एंगल इतना स्मॉल हो जाता है, उसे एक्यूरेट मेजर करना प्रॉब्लम होता है, तो फिर आपके रिजल्ट में एरर आती है। इसलिए कई बुक में देखा होगा इट इज़ वैलिड अप टू 100 लाइट ईयर। लाइट ईयर का वैल्यू याद है? 9.45 × 10⁻15 मीटर। तो ये आपका पैरेलैक्स हुआ, पैरेलैक्स मेथड हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रडार की, सोनार की, लेजर मेथड की।
ठीक है, तब तक आप यहाँ तक इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू।